तो हमने लास्ट क्लास में आपके साथ जो पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था, हमने आपसे कहा था बैलेंस शीट में एसेट्स साइड में क्या क्या आता है। तो मुझे फटाफट से बताओ बैलेंस शीट में एसेट साइड में क्या क्या चीजें आती हैं। हाँ, अगर भाई अरविंद तुम्हारा इंटरनेट का जीबी खराब हो जाएगा तो फिर आप लोअर क्वालिटी उसमें ले आओ, ठीक है। तो मेरे साथ साथ एसेट्स साइड की अगर हम बात करें तो हमारे पास सबसे पहली आइटम जो इसमें आती है वो क्या आती है, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के अंदर अगर हम लिखेंगे तो पहली आइटम कौन सी आएगी हमारे पास, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स। फिर उसके बाद अगली आइटम बताओ, इसके नीचे कौन कौन सी आइटम्स आती हैं। इसके नीचे आएंगे हमारे पास प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, ये पीपीई इसका हो गया। फिर इसके बाद आएंगे अगर कोई इंटेंजिबल एसेट्स हैं तो पहले एक बार मुझे आइटम बता दो। फिर आएंगे हमारे पास कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और फिर हमारे पास आएंगे इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। मुझे ये बताइए और कौन कौन सी आइटम्स होती हैं इसमें। तो हमारे पास अगली आइटम कौन सी होती है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। एक आइटम होती है डेफर्ड टैक्स एसेट्स, एक होता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और फिर आता है अदर नॉन करंट एसेट। मुझे ये बताओ, क्या आपको नहीं लगता है कि आपको ये चीजें बिल्कुल घुट गई हैं अब तक? तो क्या आपको ये सब चीजें घुट चुकी हैं, यानी आपको ये पूरी तरह से याद हो चुकी होनी चाहिए। बाकी फिर भी अभी तो बहुत सवाल करने हैं, तो सवालों के जरिए इसको हम और भी सीखते जाएंगे, ठीक है। करंट एसेट्स, तो मुझे बताइए करंट एसेट्स में कौन कौन से एसेट्स हैं। सबसे पहले आ गई हमारे पास करंट इन्वेस्टमेंट्स यानी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आ गई। फिर आ गया मेरे पास इन्वेंट्री, फिर आ गया मेरे पास ट्रेड रिसीवेबल्स, फिर मेरे पास आ गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अच्छा, आप में से कुछ बच्चे ऐसा तो नहीं कर रहे कि सर हम इसका सी याद कर लेते हैं, इसका आई, इसका टी, इसका सी, ऐसा तो नहीं कर रहे अपने पास। यदि तुमने इसको ऐसे याद किया कि सी फिर आई फिर टी, तो वो प्रैक्टिकली शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगा, फिर तुम्हारे खून में नहीं जाएगा। खून में ले जाना है ना तो आपको ये ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, वो अपने आप खून में चला जाएगा। ओके तो इसका मतलब आपको अपने पास ये चीजों को दिमाग में डालना है, ना कि इसका कोई तरीका और ढूंढे। अच्छा मुझे बताओ इसके बाद अगली आइटम कौन सी आती है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, तथा फिर उसके बाद अदर करंट एसेट्स। अच्छा, बैलेंस शीट के बाहर कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी भी आती है, और जो नोट्स आते हैं, क्या नोट्स भी बाद में ही आते हैं सारे के सारे? हाँ, इवन कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी भी एक नोट होता है, ये भी एक नोट होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अरविंद, तुम ना कृपा करना ऐसी कोई ट्रिकें मत बनाना, और तुम मेरे से 2 या 3 क्लास बाद खुद बोलोगे सर मुझे ट्रिकों की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे खून में चला गया। ओके गोपेश, अभी पहले मैं अपनी रिवीजन कर रहा हूं। मुझे यह बताइए कि हमारे पास जब हम पीपीई की बात करते हैं तो ये इनफैक्ट होते क्या हैं, मुझे फटाफट से बताओ ये होते क्या हैं। ये आपके फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इस तरह की आइटम्स होती हैं। ओके मुझे यह बताइए हम अपने पास इनके बारे में क्या क्या डिस्क्लोजर करेंगे, क्या क्या नियम है इसके डिस्क्लोजर के। पहली बात तो इनकी कॉस्ट भी, इनकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी, और इसकी नेट वैल्यू, क्या ये बतानी जरूरी है?
ये बतानी जरूरी है, ये हमारे लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा क्या हमको इसकी एक रिकंसिलेशन शीट सी बना देते हैं? द आंसर इज यस, हम इसकी एक रिकंसिलेशन शीट बना देते हैं। अगर ये हेल्ड फॉर सेल हो तो हम इन्हें कहां पर शो करते हैं? अगर ये हेल्ड फॉर सेल हो तो कहां शो करते हैं? इन्हें करंट एसेट्स के अंदर शो करते हैं अपने पास। इसके अलावा हमारे पास जो भी ये एसेट्स हैं इनकी डिटेल्स क्लासेस बतानी पड़ती हैं। क्या आप मुझे कोई एग्जांपल दे दोगे कौन कौन सी क्लासेस हैं? जैसे लैंड है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी है, जैसे फर्नीचर है, जैसे इक्विपमेंट है, बहुत है इतना। हमें अपने पास इन क्लासेस को डिस्क्लोज करना पड़ता है। ओके, वो कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? ये भी फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, ये इनटेंजिबल होते हैं। होते तो ये भी फिक्स्ड हैं, मतलब लॉन्ग टर्म, लेकिन ये इनटेंजिबल नेचर के होते हैं। क्या इनमें भी आपको कॉस्ट बतानी पड़ती है? इनमें वर्ड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं होता, इसमें क्या होती है? एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन। क्या इसकी भी रिकंसिलेशन शीट बतानी पड़ती है? द आंसर इज यस। मुझे ये बताओ, ये भी हेल्ड फॉर सेल होंगे तो करंट एसेट्स में आएंगे? द आंसर इज यस। इनकी क्लासेस के कोई एग्जांपल देना। इनकी क्लासेस कौन सी हो सकती हैं? जैसे सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, जैसे पेटेंट हो सकते हैं, जैसे नो हाउ हो सकते हैं, जैसे गुडविल हो सकती है, बहुत है। ठीक है, फॉर्मूला हो सकता है। ईशान ने कहा रिकंसिलेशन शीट क्या होती है? रिकंसिलेशन शीट होती है जिसके अंदर हम लोग ना डिटेल देते हैं कि ओपनिंग में कितने थे, कितने आए, कितने गए, कितने बच गए। ओके, तो ईशान हम प्रैक्टिस करेंगे उसकी, लेकिन अभी आप मुझे बस ये बता दो कि आपको ये बनाना आता, ये तैयार, आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। ट्रेडमार्क भी इसमें आएगा, लेकिन अब मैं सबको लिख नहीं सकता हूं। ठीक है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? ये वो फिक्स्ड एसेट्स हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो वैसे ये बताओ इसमें क्या आएंगी? इसमें खाली बिल्डिंग्स आएंगी अंडर कंस्ट्रक्शन। तो जो ऊपर वाली बिल्डिंग्स थी ये कौन सी थी? ये रेडी बिल्डिंग्स थी, रेडी फॉर यूज, जो यूज के लिए लगी हुई हैं। लेकिन ये कौन सी बिल्डिंग्स है? ये बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है। आपको मालूम है इनकी डेप्रिसिएशन नहीं लगाई जाती। जो अंडर कंस्ट्रक्शन है उसकी डेप्रिसिएशन नहीं लगाई जाती। वी डू नॉट डेप्रिशिएट, हम उसको डेप्रिशिएट नहीं करते हैं। सॉफ्टवेयर अंडर डेवलपमेंट, आकाश, ये आ गया हमारे सॉफ्टवेयर अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, यानी कि सॉफ्टवेयर अंडर डेवलपमेंट। तो ये सब चीजें कहां आ जाएंगी? यहां पर आएंगी। वैसे आपको मैं बता दूं, आपके एग्जाम के लिए इंस्टीट्यूट पूछे तो अच्छी बात है, लेकिन ये कभी पूछा नहीं उसने। लेकिन क्या कभी किसी एमसीक्यू में पूछ सकता है आपसे? द आंसर इज यस। दिशांत कह रहे हैं सर इन पे डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लगती? क्योंकि डेप्रिसिएशन के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है जब एक एसेट रेडी हो जाता है उसके बाद वो डेप्रिशिएट होता है। इसका मतलब यह कि उससे पहले वो डेप्रिसिएशन होने की स्थिति में नहीं है, वो बन रहा है। ओके, तो वो कंज्यूम नहीं हो रहा, कंजम्पशन उसके बाद होती है। ओके, हाँ अक्षता, अगर आपको क्वालिटी खराब लग रही है तो आप पहले लीव करो, फिर उसके बाद दोबारा लॉग इन विद जूम कर लो तो क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। सब बच्चों की एचडी क्वालिटी आ रही है, अगर आपकी नहीं आ रही तो आपका या तो लोकल इश्यू है या कुछ और इश्यू है। ठीक है, अब मुझे फटाफट से बताइए, मशीनरी बच्चे ने पूछा करंट एसेट में क्यों आएगी? अगर वो हेल्ड फॉर सेल है तो शॉर्ट टर्म हो गया, इसलिए करंट में आएगी। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं? ये आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। हमें इनके बारे में भी कुछ बातें बतानी पड़ती हैं। बताओ जरा फटाफट से, क्या क्या बताना पड़ता है? क्या इनका वैल्यूएशन का बेसिस बताना पड़ता है कि आप इनको वैल्यू कैसे कर रहे हैं? आप इन्हें कॉस्ट पर वैल्यू कर रहे हैं या फेयर वैल्यू पर वैल्यू कर रहे हैं या कोई और तरीका है? यह डिस्क्लोज करना जरूरी है, ये रूल्स हैं। ओके, क्या इन्वेस्टमेंट्स के कंटेक्स्ट में आपको अपने पास डिटेल्स देनी पड़ती हैं ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कि भाई ये किस जगह पर हैं? जैसे एसेट्स की होती हैं तो मुझे बताओ जैसे कौन कौन सी हो सकती हैं? जैसे शेयर हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो सकती है, गोल्ड हो सकता है, म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, बहुत है इतना। ये नहीं मैंने इतनी सारी क्लासेस लिख दी।
अगर इन्वेस्टमेंट्स आपके पास हैं तो आपको इसमें डिटेल देनी पड़ेगी, किसकी, कि ये कोटेड हैं कि अनकोटेड हैं। ओ, ये भी बताना पड़ेगा कि इनका बाजार में भाव खुला हुआ है या नहीं खुला हुआ है। इसके अलावा यह भी बताना पड़ेगा ये सिक्योर्ड हैं या अनसिक्योर्ड हैं। इसका मतलब ये सब चीजें आपको डिस्क्लोज करनी जरूरी है, ये सब डिस्क्लोजर्स हैं। ओके, अच्छा, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, ये मैंने आपसे कहा हम ये कब पढ़ने वाले हैं, ये लेटर ऑन पढ़ने वाले हैं, अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे। फिर आगे मेरे पास लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, यानी जो हमने लोगों को लोन दिए हुए हैं, लोन दे रखे हैं कितने पीरियड के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए, या एडवांस दे रखे हैं किसके लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए। इनके बारे में हमें क्या बताना पड़ता है, इनके बारे में बताना पड़ता है कि उनकी क्लासेस कौन कौन सी हैं। वैसे बताओ इसमें कौन से आ जाएंगे, इसमें हमारे पास आ जाएंगे स्टाफ एडवांस, अगर वो लॉन्ग टर्म है तो। अगर वो लॉन्ग टर्म है, क्या आपको मालूम है स्टाफ के एडवांस लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं। अगर एक एम्प्लॉय ने आपसे 5 साल का लोन लिया तो ये कौन सा लोन होगा, फटाफट से बताओ ये लॉन्ग टर्म होगा। और अगर मान लो छोटे पीरियड का लोन है विद इन 12 मंथ, तो ये कहां आएगा, ये शॉर्ट टर्म में आएगा। कुछ ना लिखा हो तो आप क्या मानते हैं, कुछ ना लिखा हो तो आप क्या मानते हैं कि ये कौन से होंगे, ये शॉर्ट टर्म होंगे। भाई एम्प्लॉय बेचारा क्या लेगा, वो कौन सी बिल्डिंग और मकान लेने वाला है, वो क्या ले लेगा, वो दिवाली बोनस का एडवांस ले लेगा कि चलो घर में बच्चों को मिठाई खिला देता हूं। ओके, इसका मतलब ये आमतौर पे लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म होते हैं इफ मेंशन्ड एज लॉन्ग टर्म। तो ये हमारे पास यहां पर चले आएंगे। ओके, बाकी इनके अंदर कोई ऐसी भी चीजें हो सकती हैं, कोई ऐसे रिसीवेबल्स भी हो सकते हैं, कैपिटल एडवांसेस भी हो सकते हैं, जो मशीनरी के लिए आपने एडवांस दिया। व्हाट इज कैपिटल एडवांस, हमने मशीनरी के लिए किसी को एडवांस दे दिया है। हाँ हर्ष बेटा, लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स जो होते हैं वो कोटेड होते हैं। ओके, चलिए, तो ये कैपिटल एडवांस जो होते हैं ये भी हमारे पास यहां चले आते हैं, तो ये आइटम्स हमारे पास यहां चली आएंगी। इसके अलावा नॉन करंट एसेट, ये रेजिडुअल नेचर है। रेजिडुअल का मतलब क्या हो गया, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं, लॉन्ग टर्म में, वो यहां पर आएगा। एनी एग्जांपल्स, इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, कोटेड अनकोटेड बेटा श्रुति, जिसका बाजार में रेट स्टॉक मार्केट में खुलता है, लिस्टेड कंपनियां हैं, वो कोटेड हैं, बाकी अनकोटेड हैं। हर्ष आपका भी मैसेज मुझे दिखाई दे रहा है, अब मैसेज में कोई कमी नहीं आ रही है। अच्छा, तो पल्लवी कह रहे हैं रेजिडुअल का मतलब क्या हुआ है, बचे हुए, यानी जो चीज कहीं नहीं आई और फिर भी लॉन्ग टर्म है तो यहां पर आ जाएगा। जैसे कि हमारे पास कौन से आ गए, लॉन्ग टर्म रिसीवेबल्स, कोई लॉन्ग टर्म रिसीवेबल्स हैं तो वो भी यहां पर चले आएंगे। डेल कह रहे हैं कि सर क्या हम इसको एसेट प्रीपेड बोल सकते हैं, द आंसर इज नो, हम इसको प्रीपेड नहीं बोलते हैं, हम लोग अपने पास इसे कैपिटल एडवांस ही बोलते हैं। ठीक है, हाँ आतिफ बेटा, अगर मान लो अभी भी वीडियो क्वालिटी में दिक्कत है ना, तो अब चूंकि सारे बच्चों की एचडी क्वालिटी है तो अब लोकल इश्यू है आपका। ओके, फिर आपका तरीका है कि आप मोबाइल ऐप पर देखो, क्योंकि आपके नेट की स्पीड स्लो चल रही है। चलिए, तो अब मुझे बताओ करंट इन्वेस्टमेंट में क्या होगा, सेम एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बट शॉर्ट टर्म होती है ये। बाकी सब कुछ वही बताना पड़ता है, हमें वैल्यूएशन का बेसिस बताना पड़ता है कि आप वैल्यू कैसे कर रहे हो, डिटेल बतानी पड़ती है ऑफ इन्वेस्टमेंट की, कोटेड अनकोटेड बताना पड़ता है, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड बताना पड़ता है, सब कुछ वैसे ही है। इन्वेंट्री में जब आते हैं तो यहां पर इन्वेंट्री क्या है, ये आ गया स्टॉक। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, इसमें फिनिश्ड गुड्स हो सकते हैं, इसमें वर्क इन प्रोग्रेस हो सकता है, इसमें रॉ मटेरियल हो सकता है। क्या आपको मालूम है इसमें लूज टूल्स भी होते हैं, लूज टूल्स, बट कभी कभी लूज टूल्स पीपीई भी होते हैं, इफ मेंशन्ड, क्योंकि हमारे पास अगर वो कह दे कि ये लूज टूल्स हमारे पास वो हैं जो हमने अपने पास रखे हुए हैं लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, तो ये पीपी में चले जाते हैं। ठीक है, अर्पित कैपिटल एडवांस होता है बेटा, आपने कार के लिए एडवांस दिया है, कार के लिए एडवांस। ठीक है, आप लिख लो इसको हिंदी में
कि कार के लिए एडवांस। ऐसा नहीं है अर्पित कि मैं बताता नहीं हूं, पर आप सुनते नहीं है। ओके, जब ये बताई तो 3 बार बताई, फिर तुम कह रहे हो ये क्या होता है। इससे पता चलता है कि तुम सुन नहीं रहे हो। डू लूज टूल्स आर करंट एसेट्स? द आंसर इज यस। हमेशा लूज टूल्स करंट एसेट होंगे। अगर लिखा होगा कि पीपी है तो पीपीएम आएगा। स्टॉक इन ट्रेड क्यों नहीं होता? स्टॉक इन ट्रेड लिखो, मैंने तो वैसे ही नहीं लिखा होगा, बस स्टॉक इन ट्रेड ये लो, स्टॉक इन ट्रेड भी यहां पर आएगा। सारा मैसेज शो हो रहे हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटीज करंट इन्वेस्टमेंट्स होती हैं कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होती हैं? मार्केटेबल सिक्योरिटीज जितनी भी हैं वो यहां पर आएंगी, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में नहीं होती, वो कैश फ्लो में होती हैं। ओके हाँ चैतन्य बेटा, कोई बात नहीं, मैं एक बार आपकी टीम से बात करा दूंगा। आज ऑफिस में छुट्टी है तो इसलिए आज कोई ज्यादा लोग मदद करने के लिए आपके पास नहीं होंगे। ठीक है, प्रथम ट्रेड रिसीवेबल्स के बारे में आपको बताएं कि ये क्या होते हैं। ये हैं धंधे के डेटर्स। इसका मतलब यह कि डेटर जो बिजनेस से अराइज हो रहे हैं, क्या इसमें बिल्स रिसीवेबल भी होंगे? द आंसर इज यस। इनके बारे में क्या आपको एजिंग शेड्यूल देना पड़ता है? आपको एजिंग बतानी पड़ती है। एजिंग कितनी थी? 0 to 6, 6 to 12, 12 to 24, 24 to 36 एंड 36 से आगे। ये मुझे अपने पास बतानी पड़ती है एजिंग शेड्यूल। क्या मुझे इसमें लेस करनी पड़ती है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स? यदि हो तो, अगर कोई प्रोविजन फॉर बेड डेट्स हो तो मुझे इसमें से लेस करके दिखानी पड़ती है। इसके अलावा हम डेटर्स के कंटेक्स्ट में बात करते हैं कि डेटर्स में भी आप अपने पास सिक्योर्ड बताते हो, अनसिक्योर्ड बताते हो, गुड बताते हो और डाउटफुल बताते हो, यानी ये भी आपकी डिस्क्लोजर करना जरूरी है। तो मुझे ना ये सब बातें अगर क्वेश्चन में दिखाई देंगी तो ना आपने अपने आगे आकर खुद कहना सर मुझे पता है इसके बारे में डिस्क्लोजर क्या है। ओके, तो आप में से जो बच्चे भी सवाल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हाँ देव बेटा, अभी इस मोमेंट पर ऑफिस में कोई नहीं है, मैं हूं और मेरा कैमरामैन है, तो आप मेरे से कोई टेक्निकल हेल्प नहीं ले पाएंगे, इधर ध्यान देंगे। ठीक है। नमन कह रहा है मैंने 12th क्लास में पढ़ा था लूज टूल्स आर नॉट फॉर्म ऑफ पार्ट ऑफ करंट एसेट। वो तुमने पढ़ा था फॉर द पर्पस ऑफ रेशियोज। ओके, उसको मिक्स नहीं करो, हम अपने पास शेड्यूल 3 की बात कर रहे हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आता है? ये तो कुछ नहीं है, ये कैश इन हैंड आएगा, चेक इन हैंड आएगा, बैंक बैलेंस आएगा, या शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट्स आ जाएंगे। कोई बैंक में छोटी हुई फ्लेक्सी डिपॉजिट रखे हैं वो आ जाएंगी। कोई मार्जिन मनी है। मार्जिन मनी क्या होती है? जैसे जीरोधा को आप बेसिकली पहले ही पैसे दे के रखते हैं, वो आपका बैंक है, जब मर्जी जीरोधा से वापस बैंक से पैसे निकाल लो। तो मार्जिन एक किस्म का पैसा होता है जो आप किसी के बैंक में रखते हैं फॉर द एक्सपेक्टेड ट्रांजैक्शन। तो आप कोई ट्रांजैक्शन करने वाले हैं तो मार्जिन मनी होती है। तो आपके लिए मार्जिन मनी क्या है? आपके लिए मार्जिन मनी, अगर मैं आपको शॉर्ट में बोलूं तो मार्जिन मनी क्या है? यह भी बैंक बैलेंस है। ओके, बैंक वैसे कौन कौन सा होता है? एसबी का होता है, करंट अकाउंट होता है, और भी कई तरह का होता है। तो मार्जिन मनी भी एक किस्म का बैंक का ही बैलेंस है। इनमें एक बात मैंने कही थी आपको कि आपको एक डिस्क्लोजर पक्का करना है। अगर वो बैंक आपका अनशेड्यूल्ड है तो उसका डिस्क्लोजर करना बहुत जरूरी है। यानी वो शेड्यूल्ड नहीं है तो अपने पास यहां पर आएगा। प्रिंस, अगर मान लो आपके पास मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं तो वो करंट इन्वेस्टमेंट में चली जाएंगी, यहां पर आएंगी मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट। और ये वाली कौन सी इन्वेस्टमेंट है? ये आपकी फ्लेक्सी डिपॉजिट्स है। फ्लेक्सी डिपॉजिट नहीं, बैंक के अंदर रखे हुए पैसे। ठीक है, चलिए, हाँ वही वाला राहुल, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये हमारे एडवांसेस हैं। लोन दे रखे हैं, मुझे फटाफट से बताओ, दे रखे हैं किसके लिए? शॉर्ट टर्म के लिए। या एडवांस दे रखे हैं किसके लिए? शॉर्ट टर्म के लिए। इसमें कौन कौन से एग्जांपल्स हैं? इसमें जनरली स्टाफ एडवांस आता है, ऊपर तभी आता है अगर मेंशन्ड हो। इसमें हमारे पास स्टाफ एडवांस चला आता है। इसके अलावा और हमारे पास कौन कौन से हैं? क्या आपको याद है? एडवांस टैक्स भी इसमें आता है, लेस प्रोविजन फॉर टैक्स। भाई अगर आपने मोदी सरकार को कोई टैक्स दे रखा है वो भी यहां पर आता है। अच्छा, जो आपने लोन दे रखे हैं किसको? रिलेटेड पार्टीज को। वैसे ये बताओ, ये आपके पास अगर कुछ नहीं लिखा तो लोन रिलेटेड पार्टीज के क्या होंगे? शॉर्ट टर्म। और अगर लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म तो लॉन्ग टर्म में आ जाएंगे। इसके अंदर रिश्तेदारों के लोन जो होंगे वो क्या होंगे? वो शॉर्ट टर्म होंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट वैभव पिछली क्लास में रिवाइज कराया था, ये आज की क्लास की बात करिए। ठीक है, तो हमने कहा ये आएंगे। फिर मैंने आपसे कहा प्रीपेड एक्सपेंसेस।
आपने कोई प्रीपे कर रखा है तो भी यहां पर चला आएगा, ठीक है। चलिए, डायरेक्टर भी शॉर्ट टर्म के हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और कृष्णा, जो अदर करंट एसेट्स हैं इसमें कौन आएंगे, ये रेजिडुअल है, तो ऊपर कौन सा रेजिडुअल था, ये रेजिडुअल था लॉन्ग टर्म, ये कौन सा रेजिडुअल है, शॉर्ट टर्म, जैसे कि एक्रूड इंटरेस्ट या इंटरेस्ट रिसीवेबल, इस तरह की चीजें यहां पर आ जाएंगी जो बाकी कहीं नहीं आ पाएंगी, वो यहां पर चली आएंगी। तो ये मैंने आपके साथ लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हमारी बैलेंस शीट का ये एस्पेक्ट है। तो क्या मैं अपने पास हाँ, मनीष कह रहा है ड्राइंग्स कहां जाएंगी। मनीष को पहले पूछो कि तुमने कंपनीज अकाउंट में ड्राइंग वर्ड सुन कैसे